हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस की जो नई भर्ती आई है उसके लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके सिलेबस पे आधारित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि प्रवासी के गीत किसकी रचना है। ध्यान रखिएगा, यह पूरा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वह आपके सिलेबस पे आधारित है। तो प्रवासी के गीत किसकी रचना है, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि प्रवासी के गीत के जो रचनाकार हैं वह नरेंद्र शर्मा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र शर्मा की अन्य कृतियों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो उनकी जो अन्य कृति हैं वह प्रभात फेरी है, पलाश वन है, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, यह इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, जिसमें पलाश वन, मिट्टी और फूल, प्रभात फेरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि कामायनी की प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। आपको ध्यान रखना है, कामायनी की पूछा गया कि प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। तो आपको पता होगा कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे महाकाव्य कहा जाता है, जिसमें 15 सर्ग है। जिसके 15 सर्ग इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा इसको। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो पहला जो इसका सर्ग है वह चिंता है और जो 15वां सर्ग है वह है आनंद। तो 1935 में रचित यह कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो यहाँ पे पहला सर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला जो सर्ग है उसका नाम है चिंता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं यह पूछा गया है। स्वच्छंदतावाद आप जानते हैं कि आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा को स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार की जो काव्यधारा है उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात किया जाए तो उसमें प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, यह सभी दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो नहीं है वह क्या दिखाया गया है कि ब्रज भाषा में रचना। तो आप जानते हैं कि भारतीय हिंदू के बाद की जो काल है उसमें खड़ी बोली कविताओं में अपना जगह बना लिया था। तो ब्रज भाषा में रचना या स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि परिमल किस कवि की रचना है। परिमल पूछा गया है, आप सभी को पता होगा परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक प्रमुख रचना है। परिमल जो प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत आता है। इनकी अन्य कृतियों की बात किया जाए तो अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा बड़े महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ परिमल पूछा गया है तो परिमल किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद अगर यहाँ पे जो रचनाकार अन्य दिख रहे हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात किया जाए तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में आप इसको झरना, आंसू, लहर, कामायनी, यह सभी आता है। दिनकर जी दिख रहे हैं तीसरे ऑप्शन में, तो दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी आपको साथ साथ ध्यान रखते हुए चलना है। तो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, प्रथम रचना पूछा गया है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम रचना पूछा गया है। तो गिरजे की घंटा, गिरजे का घंटा यहाँ दिया होगा, ऑप्शन में जो सी है वह सही हो जाएगा। यह 1916 में प्रकाशित हुआ था और यह पंत जी जो हैं वह प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं परिवर्तन, नौका विहार, युगवाड़ी, ग्राम्या, रजत शिखर, पतझर और इनके चिदम्बरा जो उन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ऐसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निराला का बादल राग कविता का संबंध है। तो निराला का बादल राग जो है वह प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां सर्ग किसका नाटक है यह पूछा गया है।
8वां सर्ग नाटक के रचनाकार जो हैं वह सुरेंद्र वर्मा है। इनकी अन्य रचनाएं भी जो नाटक के रूप में है वह प्रसिद्ध हैं। उन्हें आप ध्यान रखिएगा। द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन, यह प्रमुख है। तो यहाँ पे 8वां सर्ग जो है वह सुरेंद्र वर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र इसमें यानी वो पात्र कौन सा है। तो देखिए यहाँ ध्रुवस्वामिनी के जो हैं वह रामगुप्त हैं। पहला जो रामगुप्त है। सिंहगढ़ की बात किया जाए तो यह चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। विशाख विशाख नाटक का, और स्कंदगुप्त स्कंद नाटक का। तो यहाँ पे पूछा गया है तो रामगुप्त ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह दिया गया और पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। देखिए हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक की बात किया जाए तो आनंद रघुनंदन जो लिखा गया है नाटक वह विश्वनाथ सिंह, जो रीवा नरेश हैं विश्वनाथ सिंह, उनका नाटक है। और यह हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है जो लगभग 1800 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा आनंद रघुनंदन, यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह है कि हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांत है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के रचनाकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। ध्यान रखिएगा हमारी यात्रा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है वह लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। जो यह इनकी रचना है वह कौन सा सही है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो भारतेंदु की जो रचना है, भारतेंदु की रचना क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए जो डी है भारत दुर्दशा, यह सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हानूस नाटक के रचनाकार है। जो हानूस नाटक है उसके रचनाकार कौन है। एक बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं भीष्म साहनी। इनकी जो हानूस और कबीरा खड़ा बाजार में, यह बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अन्य मोहन राकेश दिए हुए हैं इस ऑप्शन में, उनका है आषाढ़ के एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, इनकी प्रमुख है। और रमेश बख्शी ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, उनकी जो नाटक है वह है देवानी का कहना है, तीसरा हाथी, खाली जेब। तो यह प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह है कि विश्वामित्र नाटक के रचनाकार हैं। विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नाटक है, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया नाटक है। और इसके अन्य नाटक जो लिखे गए इनके द्वारा वह हैं अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उलट बासियाँ किसने लिखी है। तो आपको पता होगा उलट बासियाँ जो लिखने वाले कवि हैं वह कबीर दास हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह इन्हीं से संबंधित है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यह पूछा गया। कबीर के भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कबीर की भाषा में जो है वह मुख्यतः सधुक्कड़ी भाषा रही है। उनकी भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गवारू भी लगती है, भाषा में अक्खड़पन भी है। लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है साहित्यिक कोमलता, इनकी भाषा का वह प्रमुख विशेषता नहीं है, तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत की प्रवक्ता कौन है। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसके प्रवर्तक पूछे गए हैं। रामानुजाचार्य द्वारा जो एक सिद्धांत दर्शन लिया गया था वह है विशिष्टाद्वैतवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अन्य जो हमारे दर्शन दिए गए हैं जैसे द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, द्वैताद्वैतवाद के निम्बारकाचार्य हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य का दिया हुआ है, जैसे अभी इसके पहले बात किया गया, तो वल्लभाचार्य का जो संबंध है वह शुद्धाद्वैतवाद से है। तो यह आपको सही दिख रहा है, बाकी यह आपको गलत दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन किसकी युक्ति है? तो यहाँ पे जो दिया गया है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के जो लेखक हैं वह अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनके प्रसिद्ध निबंध 6 निबंध इनके माने जाते हैं प्रसिद्ध, जो हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिए। आचरण की सभ्यता जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया, अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? भ्रमर गीत के बारे में जो लिखा गया है, देखिए सूर्य के भ्रमर गीत में वक्रता आपको दिख जाएगी, भावुकता दिख जाएगी, वाग्दिव्यता दिख जाएगी, लेकिन क्रूरता का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रूरता दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो बी है वह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे कवि हैं जो कृष्ण भक्ति काव्य के नहीं हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास, नंददास। जो सुंदरदास हैं वह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सुंदरदास के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बहुत सुंदर और सर्वाधिक शिक्षित संत कवियों में इनका नाम लिया जाता है। तो यह दादू दयाल के जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। तो सुंदरदास यहाँ पे संत काव्य धारा के हैं, ज्ञानाश्रयी धारा के हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं, ध्यान रखिएगा। सुदामा चरित्र भी इनकी एक प्रमुख रचना है। तो ध्रुव चरित्र नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए 84 वैष्णव की वार्ता का जो संबंध है वह वल्लभ संप्रदाय से है, और इस संप्रदाय के जो रचयिता हैं वह विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 84 वैष्णव की वार्ता, यह जो संबंध है वह है किससे पूछा गया? तो वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की? यह पूछा गया प्रश्न है। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है वह दास्य भाव की भक्ति है। तो ध्यान रखिएगा, दास्य भाव की भक्ति करते थे तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। तो तुलसीदास ऐसे एक कवि हैं जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करते थे। इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो रामचरितमानस, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नछु, यह सारे प्रमुख रचनाएं हैं। तो तुलसीदास ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, और ध्यान रखिएगा जो अवधी भाषा है यह ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इनके बारे में आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 7 कांड हैं, और 7 कांड के जो नाम है वह बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन पूछा गया किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन तथा मंझन जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं उनकी रचनाओं को भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। कुतुबन का मृगावती है, मंझन का मधुमालती है, जायसी का पद्मावत है। तो इन सभी बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे चंदायन, तो ऑप्शन नंबर जो डी है मुल्ला दाऊद वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आपको यह बात तो ध्यान रखनी है कि जो भी सूफी काव्य धारा के जो भी रचना
हुई है सूफी काव्य धारा में, वह अवधी भाषा में ही अधिकतर हुई है। तो यहाँ पे पद्मावत की भी जो भाषा है वह अवधी भाषा में है। ध्यान रखिएगा, जायसी जो हैं पद्मावत के रचनाकार हैं और यह बादशाह शेरशाह के समकालीन थे। और यह जो पद्मावत की रचना हुई है वह 1540 के आसपास हुई थी। और जायसी द्वारा रचित अन्य रचनाओं की बात किया जाए तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, यह सब इनके प्रमुख रचना हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिट रेखाएं संस्मरण के रेखा चित्र कौन है? अमिट रेखाएं जो संस्मरण है वह सत्यवती मलिक का है। ध्यान रखिएगा, सत्यवती मलिक, ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या होगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, यादों के काफिले जो है वह देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखे गए हैं। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? तो आपको पता होगा कि गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा, यह रामवृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखा गया जो है रेखा चित्र है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में से है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, यह तीन काव्य धाराएँ चलती थी रीतिकाल में। तो मतीराम का संबंध यहाँ पे जो दिख रहा है वह रीतिबद्ध से है। इसके बाद आप रीतिबद्ध में अन्य कवियों की बात किया जाए तो चिंतामणि आते हैं, भूषण आते हैं, जसवंत सिंह आते हैं, कुलपति मिश्र आते हैं, देव आते हैं। बिहारी लाल रीति सिद्ध के हैं और घनानंद बोधा ठाकुर यह रीति मुक्त के हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो अभी बात हुई है, घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, यह आपको देखना है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले जो हैं वह आचार्य विश्वनाथ मिश्र हैं। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने इन्हें अलंकृत काल कहा है। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करना है। तो रीतिकाल की जो कवि हैं उनमें कौन सी विशेषता एक गलत है यह दिया गया है। तो आपको देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन, यह नहीं है इनकी विशेषता। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। बाकी अलंकरण की प्रधानता, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है और लक्षण ग्रंथ की प्रमुखता, यह सभी दिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, उसके रचनाकार कौन है? तो बिहारी लाल रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो बिहारी सतसई है वह फारसी भाषा में फिरंगे सतसई नाम से टीका जो लिखा था वह आनंद लाल शर्मा ने लिखा था। तो आनंद लाल शर्मा, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है वह मेरी जीवन यात्रा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप, तो बकरी बिलाप जो लिखा गया है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग कृति है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? तो नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी में साहित्य इतिहास का सबसे पहले किसने लिखा, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो यह फ्रेंच विद्वान थे गारसा द तासी, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उनकी रचना जो लिखी गई वह इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह गारसा द तासी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो अभी बात किया गया फ्रेंच भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो लिखा गया है वह लिखा गया है
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जीवनी कौन सा नहीं है? तो देखिए, अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है जो प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया। बाकी आवारा मसीहा विश्व शरद चंद्र की, कलम का सिपाही प्रेमचंद का, तथा शिखर से सागर अज्ञेय की जीवनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? तो रसवादी आलोचकों की बात किया जाए तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं रसवादी आलोचक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो वीर गाथा का प्रबंध काव्य जो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? तो इनकी रचना है दोहा कोश, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो महामुद्रा शब्द का जो अभिप्राय है वह क्या है, यह ध्यान रखिएगा। तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा संबंध का जो शब्द का अभिप्राय वह सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संघर्ष, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार जो हैं वह मत्स्येंद्र नाथ हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, यह एक उदाहरण दिया गया है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने। यह पंक्ति आपको दिख रही है, इसमें पूछा गया है तो यह कौन सा काव्य गुण है? तो आपको पता होगा कि जहाँ पे वीर रस से युक्त कविताएं होती है वहाँ ओज काव्य गुण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? तो रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा में यह बात स्वीकार की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे शुक्ल हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? देखिए, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष होता है, तो अधिक पदत्व काव्य दोष है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस वीडियो में केवल 50 प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।